बेटा आज हमें एकदम न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है और यूनिट का नाम है मनी मार्केट। ठीक है, अपन लोगों ने माइक्रो वाला एलिमेंट डन कर, मैक्रो हमने नेशनल इनकम करा, पब्लिक फाइनेंस कर लिया और अपन लोगों ने क्या कर लिया, इंडियन इकोनॉमी कर लिया। आई होप, आई एज्यूम कि इंडियन इकोनॉमी आपने बहुत अच्छे से स्टिकी नोट्स बनाए थे, हाईलाइट करे थे और आपने एक बार जरूर उसे अपने एंड पे रीड करा है। ठीक है, ऑल्दो हमने एक एक लाइन, एक एक चीज, एक एक पेज रीड करा था बहुत प्रॉपर्ली, बट आप प्लीज अपने एंड पे भी बेटा एक बार कर लेना और जो स्टिकी नोट्स बोले थे, जो नोट्स बनाए थे, उन्हें प्लीज चिपका लेना बुक में। ठीक है ना। अब आज हम स्टार्ट करें बेटा मनी मार्केट का टॉपिक। छोटा सा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बड़ा बढ़िया सा, और आपके कुछ बातें नई है और कुछ बातें पुरानी है। आपको याद है आपने 12th में मनी एंड बैंकिंग टॉपिक पढ़ा है, तो मनी एंड बैंकिंग का एक थोड़ा पार्ट तो इसमें है, लेकिन बाकी सारे पार्ट काफी सारे कुछ नए टॉपिक्स भी है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। बहुत ही इजी है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी जल्दी डन करेंगे। साथ साथ आप नोट्स बनाते चलना, जब मैं बोलूंगा रुकने को प्लीज रुक जाइएगा। चलो, तो बेटा आप जो है हेडिंग डालेंगे बेटा, टॉपिक का नाम है मनी मार्केट। और बेटा मनी मार्केट ये जो यूनिट है, जो चैप्टर है मनी मार्केट, इसके अंदर सबसे पहले आप लिख लो बेटा टॉपिक्स टू बी कवर्ड। टॉपिक्स टू बी कवर्ड, जैसे पब्लिक फाइनेंस में याद है हमने 4 टॉपिक पढ़े थे। पब्लिक फाइनेंस में सबसे पहले फिस्कल फंक्शन पढ़े, मार्केट फेलियर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिर गवर्नमेंट बजट पढ़ा था, फिस्कल पॉलिसी। ऐसे ही इस चैप्टर में हमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं अंदर, फर्दर 3 टॉपिक्स। सबसे पहला जो टॉपिक है बेटा वो है डिमांड फॉर मनी। ये आपके लिए बिल्कुल न्यू टॉपिक होने वाला है, बट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। डिमांड फॉर मनी। सेकंड, आपने ये टॉपिक 12th में पढ़ा है, मनी सप्लाई। ये टॉपिक आपने मनी सप्लाई 12th में पढ़ा है, M1 M2 M3 M4 ऐसा कुछ पढ़ा था आपने, है ना, वो देखेंगे। और थर्ड जो है वो है मॉनेटरी पॉलिसी। बेटा थर्ड टॉपिक क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी। ये भी आपने इसका एक ग्लिम्स थोड़ा सा पढ़ा है, CRR SLR, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, वो सारी चीजें। तो ये आपका टॉपिक है मनी मार्केट। प्रेजेंटली मनी मार्केट के अंदर आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, डिमांड फॉर मनी, सप्लाई फॉर मनी और मॉनेटरी पॉलिसी। और आज हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करें बेटा, तो आप हेडिंग डाल दो डिमांड फॉर मनी। हेडिंग डालेंगे बेटा डिमांड फॉर मनी। सबसे पहला जो टॉपिक है डिमांड फॉर मनी। अब इससे पहले बेटा हम थोड़ा सा मनी के बारे में जानेंगे। मनी क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, मनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, मनी के क्या फंक्शंस है, और ये सब जानने के बाद फिर हम डिमांड फॉर मनी के बारे में और डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक बातें जल्दी जल्दी सुनेंगे, जल्दी जल्दी नोट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है बेटा मनी से पहले हम बार्टर सिस्टम फॉलो करते थे, और बार्टर सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। जैसे उसमें डिविजिबिलिटी, ट्रांसफर या स्टोर, ऐसी चीजों में डिफिकल्टी आती थी। भाई राइस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना डिफिकल्ट है, लेकिन मनी को ले जाना बहुत सिंपल है। राइस या अदर क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए प्रॉपर स्टोरेज चाहिए, अदरवाइज खराब हो जाएंगे, लेकिन मनी को स्टोर करने के लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है, बार्टर सिस्टम में बड़े पंगे थे, और उन पंगों को सॉल्व करने के लिए अपन मनी इंट्रोड्यूस करे थे। तो मनी का यही काम है कि वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वो आपको डिविजिबिलिटी देता है, वो आपको ट्रांसफर और स्टोर करने की वैल्यू को इजी बनाता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालना, वेरी गुड शुभम भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप सबसे पहली हेडिंग डालेंगे बेटा मीनिंग ऑफ मनी। बेटा हेडिंग डालेंगे मीनिंग ऑफ मनी, और लिखेंगे बेटा, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखना यार प्लीज।
पंकज भाई जल्दी जल्दी। पहला पॉइंट, इट रेफर्स टू assets which are commonly used and accepted as a medium of exchange or means of payment or for transferring purchasing power। मनी क्या है? मनी वो सारे एसेट है जो कॉमनली यूज होते, कैसे? एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पेमेंट करने के लिए यूज होता है और परचेसिंग पावर को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ये है मनी की डेफिनेशन। ठीक है, आपको कुछ भी ऐसे रटना नहीं, बस पॉइंट्स याद रखना। मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीन्स ऑफ पेमेंट है और ट्रांसफर करता है परचेसिंग पावर। पॉइंट नंबर 2 लिखो बेटा। पॉइंट नंबर 2, मनी में बी, सिद्धार्थ में बिल्कुल स्टोरेज ट्रांसफर सब कुछ सही है। मनी में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ लिक्विड असेट्स। मनी क्या है? मनी में बी डिफाइंड एज सेट ऑफ लिक्विड असेट्स stock of which will have an impact on aggregate economic activity। कह रहे मनी सेट ऑफ लिक्विड एसेट है जिसका स्टॉक इकोनॉमिक एक्टिविटी को इंपैक्ट करेगा। मतलब इकोनॉमी में जो चीजें प्रोडक्शन वगैरह चल रही है वो चलेगी, उसको इंपैक्ट करेगा। अगर मनी ज्यादा होगी तो इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्या होगी? ज्यादा। मनी कम होगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन क्या होगी? कम। तो कह रहे हैं मनी, पहली चीज मनी क्या है? कॉमनली यूज एंड एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, पेमेंट के लिए, ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर। बस ये कीवर्ड याद रखने हैं, पहले बता रहा हूं, पूरी डेफिनेशन नहीं, अंडरलाइन करना। क्या यूज एंड एक्सेप्टेड एज? क्या क्या? पहला पॉइंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीन्स ऑफ पेमेंट है और ट्रांसफरिंग परचेजिंग पावर। दूसरा क्या है? सेट ऑफ लिक्विड एसेट है जो इंपैक्ट करता है किस पे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। दैट्स इट। और लास्ट लिखेंगे बेटा पॉइंट नंबर 3 मनी के ऊपर डेफिनेशन में, मनी इज नॉट नेसेसरली अ फिजिकल आइटम। बेटा क्या मनी फिजिकल आइटम ऐसा जरूरी है? नहीं बेटा, आजकल तो आपको पता है डिजिटल मनी भी होता है। तो मनी इज नॉट नेसेसरी अ फिजिकल आइटम, कॉमा, इट में ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। मीनिंग ऑफ मनी क्लियर है? यहां से बहुत रेयर क्वेश्चन आए। क्वेश्चन कहां से आएगा मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आएगा थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी से, उसी से आएगा भर भर के। फर्स्ट यूनिट में 10 नंबर का पूरा यूनिट है। अब आप लगा के चलो 3 चैप्टर है, हर एक से अगर 3-4 नंबर भी लेके चलो तो 4 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तो थ्योरी से ही आएंगे, जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का। पहले तक क्लियर है? अरे पीछे डिस्कशन मत करो यार, पेपर जो देना शांत रहो, बोल के चीटिंग मत करो। कितना क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा। नेक्स्ट हेडिंग डालना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी।
अब मनी के बारे में बता रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, फटाफट लिखना। पहला पॉइंट, जनरली एक्सेप्टेड। पॉइंट नंबर 2, ड्यूरेबल और लॉन्ग लाइफ। जनरली एक्सेप्टेबल, मनी की लाइफ कैसी होती है बेटा, ड्यूरेबल। एक बात बताओ, जब बैटर सिस्टम में क्रॉप चलती थी तो क्या वो ड्यूरेबल होती थी, पेरिशेबल होती थी? पेरिशेबल। आप उसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर थोड़ी कर सकते हो राइस वीट को। लेकिन मनी क्या भाई, आप 100 का नोट रख दो पॉकेट में, कितनी लाइफ है उसकी, चलता रहेगा 50 100 साल, राइट? तो ड्यूरेबल है। थर्ड लिखो, इजिली रिकॉग्नाइजेबल। सर चेक मनी की कैटेगरी में आता है बेटा, अभी मैंने इस पे बात करता हूँ शुभम, बस एक मिनट दे दे बेटा, अभी टाइप्स ऑफ मनी पे आएगा तो तुझे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? एक मिनट दे दे बेटा। अच्छा, पॉइंट नंबर 4 पे आना, पोर्टेबल और इजिली ट्रांसफरेबल। बेटा मनी पोर्टेबल है और इजिली क्या है, ट्रांसफरेबल। पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, इनमें से कौन सा मनी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? तो एक्सेप्ट हो सकता है जनरली, ड्यूरेबल है, पेरिशेबल नहीं है, इजिली रिकॉग्नाइज हो जाता है, पोर्टेबल है, ट्रांसफर करना बड़ा इजी है। फिफ्थ लिखना, नॉट इजिली रिप्रोड्यूसेबल। क्या हर कोई बंदा आराम से घर बैठे बैठे मनी बना सकता है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और लास्ट लिख लो बेटा, पॉइंट नंबर 6, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स विदाउट लूजिंग इट्स वैल्यू। प्रसन्ना देखो, प्रॉब्लम क्या थी बेटा पहले, जब बार्टर सिस्टम चलता था ना, जिसमें गुड्स के बदले गुड्स जाते थे, और जब बार्टर सिस्टम में लाइफ स्टॉक का चेंज होता था, लाइफ स्टॉक क्या होता है, एनिमल्स। अबे यार, एनिमल्स के केस में आप बताओ डिविजिबिलिटी होगी क्या? ऋषभ, अगर एक काव है और काव के बदले 1000 राइस चाहिए, 1000 kg, तो बेटा अगर मेरे पास 1000 नहीं, मेरे पास 500 kg राइस है, तो क्या मैं उसे बोलूंगा आधे काव दे दे, जहां से दूध निकलता है पीछे वाला पार्ट? अबे हंस रहे हो यार, फिर तुम अश्लील हो जाते हो। दूध वाला मैं ये थोड़ी बोलूंगा आधी काव दे दे, 500 किलो ले। डिविजिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब देखो क्या है, अगर 1000 रुपए के चावल है 1 किलो, तो मैं 500 रुपए के आधा किलो ले सकता हूँ ना, क्योंकि जब करेंसी आई तो करेंसी में डिनोमिनेशन आई है, 1000 का नोट, 500 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, तो वो डिविजिबिलिटी है। बात समझ आ रही क्या? तो ये सारे मनी के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। मीनिंग क्लियर है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर है। नेक्स्ट आओ बेटा आगे, थर्ड हेडिंग डालना, फंक्शंस ऑफ मनी। डिफर्ड पेमेंट, हाँ जी हाँ जी बेटा, तुम एक तो 12th की बातें पढ़ के बता। सही है, सही, फंक्शन ऑफ मनी। आ जाओ भाई फंक्शन में, पहला फंक्शन लिख लो बेटा, कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा मनी क्या है, एक तरह का कन्वीनियंट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड लिखना बेटा, बेटर देन बार्टर सिस्टम। थर्ड लिखना, प्रोवाइड्स कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये वैल्यू को मेजर करने की कॉमन मेजर देता है। जैसे पहले जब आप राइस को ट्रांजेक्शन करते थे, तो राइस को आप वीट के साथ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसको मेजर अलग से करना पड़ेगा। 1 किलो राइस के बदले 1 किलो वीट थोड़ी मिलेगा, 1 किलो के बदले 1 किलो दे दोगे क्या? मेजर करना पड़ेगा ना, कितना देना पड़ेगा। और जब आप गोल्ड का ट्रांजेक्शन करने जाओगे, तो क्या 1 किलो वीट के बदले 1 किलो गोल्ड दे दोगे? उसके लिए अलग से मेजर करना पड़ेगा। शुगर वाले के साथ फिर से अलग से मेजर करना पड़ेगा। मतलब बार्टर सिस्टम है ना, हर कमोडिटी की टर्म्स में मेजर करना है। लेकिन मनी के केस में क्या है, हर कमोडिटी को एक टर्म में मेजर करना है, विच इज मनी। तो यहाँ पे कॉमन मेजर है वैल्यू की। फोर्थ लिखना बेटा, मनी इज अ
स्टोर ऑफ वैल्यू। यहाँ पे मनी के केस में आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, सेविंग्स कर सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में क्या सेविंग करोगे, कितना चावल बचा लोगे, खराब हो जाएगा भाई, 1 साल 2 साल बाद कीड़े लग जाएंगे, तो आप ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते थे वेल्थ पहले। फिफ्थ, इजी ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बस पहले तो यहां तक क्लियर है, सिंपल है भाई। मनी का मीनिंग क्लियर है, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स होगा और मनी के क्या होगा, फंक्शन। अब मैं मेन मुद्दे पे आ रहा हूं, हेडिंग डालो डिमांड फॉर मनी। फटाफट करेंगे, मैं पहले बोल रहा था बहुत इजी चैप्टर है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। डिमांड फॉर मनी, बेटा बातें मत करिए प्लीज। पंकज भाई आप नोट्स बना रहे हो, डिमांड फॉर मनी आ जाओ भाई। बेटा इसमें लिखो पॉइंट नंबर 1। अब इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि मनी की डिमांड क्यों होती है। अब आप दिमाग में खुद सोचो, आपको मनी की डिमांड क्यों करनी, क्यों, आपको पर्पस क्या है पैसे रखने का। अगर आप घर से निकल रहे हो और आप घर वालों को बोल रहे हो वापस 100 रुपए दे दो, वो 100 रुपए हमने क्यों मांगे, खुद बेसिक सोच के बताओ। आने जाने के लिए, खाने पीने के लिए, ट्रैवल हो गया, फूड हो गया, कुछ कुछ परचेज करना है। तो टेक्निकली जब आप डिमांड फॉर मनी करते हो तो एक्चुअली आपको मनी की डिमांड नहीं है, आपको डिमांड है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो आप मनी से कमांड कर पाओगे। जब आप घर से निकलोगे तो आपको ट्रैवल करना है, वो एक सर्विस है, उसको करने के लिए क्या चाहिए, मनी। तो मतलब उस सर्विस को कमांड करने के लिए आपको मनी चाहिए। तो डिमांड फॉर मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी की जाती है टू कमांड दी डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मेन पर्पस तो यही है, अदरवाइज क्यों डिमांड, अदरवाइज हमें क्यों चाहिए मनी। तो इसमें लिखना डिमांड फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी, बिल्कुल शुभम भाई सही है, नीड फुलफिल करने के लिए एब्सोल्युटली करेक्ट, नीड गुड्स एंड सर्विस से फुलफिल होगी। डिमांड फॉर मनी is actually demand for liquidity and demand to store value। अब ये धीरे धीरे आपको समझ आएगा बेटा, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको समझ आएगा डिमांड किस किस पर्पज की होती है, और इसी को डिमांड थ्योरीज बोलते हैं। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने ना अलग अलग लॉजिक दिए कि डिमांड क्यों होती है मनी की, वही हमें पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हो गया बेसिक। दूसरा बेसिक पॉइंट लिखो, इन अदर वर्ड्स कॉमा, people demand money because they wish to have command over real goods and services with use of money, command, that's it। ठीक है बेटा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, अगर आपको ना मैक्रो पढ़ना है तो मैक्रो पढ़ने का ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले करना है नेशनल इनकम 15 नंबर, सेकंड करना है इंडियन इकोनॉमी 10 नंबर। ठीक है, कोई कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, थ्योरी है, रीड करना है, रट्टा लगाना है थोड़ा सा, 10 नंबर हाथ में, 25 नंबर। उसके बाद थर्ड पढ़ना है मनी एंड बैंकिंग, छोटा सा चैप्टर है, इजी चैप्टर है, फ्री के नंबर। फोर्थ पब्लिक फाइनेंस, क्योंकि वो बहुत बड़ा है, वो बड़ा है टेक्निकली। और फिफ्थ फिर आपको मार्केट, वो फॉरेन एक्सचेंज वाला, इस ऑर्डर में करना। ठीक है ना, बेटर रहेगा। पहले बताओ इतना समझ आया। पहले हमने क्या क्या करा, मनी की डेफिनेशन कर ली, सेकंड हमने क्या करा, मनी के कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हमने क्या करा, मनी के फंक्शन। और आपने मनी के फंक्शन वो 12th में भी पढ़े थे, वो सारे ही है, और तो कुछ है नहीं। और ये क्या गया, डिमांड फॉर मनी, कि मनी की डिमांड क्यों होती है, और इसी के ऊपर पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग डालना, एक और छोटी सी हेडिंग है, फिर हम मेन टॉपिक पे जा रहे हैं, जो एक ही टॉपिक है जिसमें पूरा चैप्टर है। बस एक लास्ट टॉपिक और है, लास्ट हेडिंग डालो बेटा, वेरिएबल्स
on which demand for money depends. हेडिंग देना वेरिएबल्स on which demand for money depends. कौन कौन से वो वेरिएबल है, कौन कौन से वो फैक्टर्स है जिनमें जिनसे डिमांड फॉर मनी क्या होती है, डिपेंड करती है. जैसे अब आपको एक बताऊंगा, आप समझोगे. जैसे पहला फैक्टर लिखो बेटा, प्राइस लेवल. पहला फैक्टर क्या है बेटा निकिता जी? प्राइस लेवल का मतलब बेटा एक बात बताओ, अगर आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विस के प्राइस ज्यादा होंगे तो आपको डिमांड फॉर मनी क्या होगी, ज्यादा. पैसा जेब में ज्यादा रख के चलना पड़ेगा ना. तो अगर रे भाई सेटल हो ना जल्दी, यहाँ बैठ जा बेटा, उधर जगह. ऐसे करता था, सबसे हाथ मिलाता. ऐसे नहीं, बैठ जाओ, हाथ मिला रहा. क्या हाल है भाई, बैठ जाओ. फिर गिर तो जाओ उसकी तरह, ऐसे बोल के गिर जाओ. अब सुनो सुनो, हेडिंग बेटा, डिमांड फॉर मनी किन फैक्टर पे डिटरमाइन करती है? चार फैक्टर है. पहला फैक्टर क्या है, प्राइस लेवल. पहला फैक्टर क्या है, अरे भैया अगर गुड्स एंड सर्विस के प्राइस ज्यादा होंगे तो घर से बाहर निकलते टाइम आपको पैसे जेब में क्या रखने पड़ेंगे, ज्यादा. तो रिलेशन कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव. कैसा है, पॉजिटिव. तो यहाँ लिख लो, हायर द प्राइस कॉमा हायर will be the demand for money. Higher will be the demand for money. और बेटा वाइसा वर्सा कर लेना, मतलब रिलेशन कैसा निकल कर आया, पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन. प्राइस ज्यादा होंगे तो आपको पैसा ज्यादा रखना पड़ेगा, प्राइस कम होंगे तो आप पैसा कम रखोगे. बहुत सिंपल है. सेकंड फैक्टर जिससे डिमांड फॉर मनी डिटरमाइन होती है, दैट इज आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर. बेटा अगेन वही सिंपल सी चीज, अगर आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो बेटा आपकी जेब में पैसा क्या होगा, ज्यादा रखना पड़ेगा, ज्यादा भाई. और अगर आपकी एक्सपेंडिचर इनकम कम है तो जेब में डिमांड फॉर मनी क्या होगा, कम होगा. तो यहां पे भी लिख लो सेम टू सेम, हायर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर कॉमा हायर विल बी द डिमांड फॉर मनी. कोई दिक्कत बेटा किसी को? बेटा अगर तेरे पास पैसे इनकम बहुत ज्यादा आ रही है और तेरे खर्चे बहुत ज्यादा है तो तू अपनी जेब में कैश क्या रखेगा, ज्यादा, मतलब मनी की डिमांड ज्यादा करेगा ना. अब कंपेरेटिवली आपकी इनकम है नहीं और आपके खर्चे भी नहीं है तो आप पैसा क्या रखोगे, कम रखोगे. तो पॉजिटिव रिलेशन है अगेन यहाँ पे. तो यहाँ लिख लेना बेटा, इस वेरिएबल के साथ भी कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव. तो पहला डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है किस पे, प्राइस लेवल, पॉजिटिवली. सेकंड डिमांड फॉर मनी डिपेंड करती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे, कैसे, पॉजिटिवली. थर्ड लिखना, इंटरेस्ट रेट. बेटा ये कौन सा इंटरेस्ट रेट है जो बैंक दे रहा है? अब सुनना, अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट ज्यादा है तो आप अपने पास मनी क्या रखोगे, कम. क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस बढ़ जाएगा ना. यार अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और बैंक का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा है तो मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में रखूं ताकि जो मेरा लॉस ऑफ इंटरेस्ट है वो ना हो. क्योंकि अगर मैं कैश कैरी करूंगा जेब में तो उससे क्या होगा, मेरा लॉस होगा ना इंटरेस्ट का. तो अगर इंटरेस्ट रेट बैंक ज्यादा दे रहा है तो लोग जनरली अपने पास पैसा क्या रखते हैं, कम, बैंक को देते हैं ज्यादा. और अगर इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो मैं करूंगा, क्या करूंगा यार बैंक में रखे, इससे अच्छा तो अपने पास रखूं. तो इंटरेस्ट रेट कम है तो डिमांड फॉर मनी क्या होगा, रिलेशन कैसा है, इनवर्स. रिलेशन कैसा है, इनवर्स और नेगेटिव. तो आप लिखो क्या लिखना इसमें, हायर इंटरेस्ट रेट लीड्स टू हाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड
As a result, lower should be the demand for money. Lower should be the demand for money. बेटा रिलेशन डाल दो, यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है. इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो आप अपने पास मनी कम रखना चाहोगे, कोशिश करोगे ज्यादा बैंक में रहे ताकि लॉस ना हो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का. और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 4 लिख लीजिए, फाइनेंशियल इनोवेशंस. लास्ट पॉइंट क्या बेटा? फाइनेंशियल. मतलब जैसे आजकल पता है आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई आ गए हैं. अब जब यूपीआई आ गए हैं, मैं किसी और का क्या बोलूं, अपनी एग्जांपल लूं, आप मेरे वॉलेट में देखोगे बेटा तो आपको कैश बहुत ही रेयर मिलेगा, बहुत ही रेयर. कैश कैरी नहीं करते दादा. क्यों नहीं करते? क्योंकि डेबिट, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई है हर जगह. तो जैसे जैसे इनोवेशन बढ़ रही है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, तो लोगों को डिमांड फॉर मनी क्या हो रही है? कम. क्या? नहीं बेटा, यहाँ पे ना मैं डिमांड फॉर मनी कैश वाली बात कर रहा हूँ, फिजिकल वाली. तो इसमें लिखो बेटा, इंटरनेट बैंकिंग कॉमा यूपीआई एक्सेट्रा reduces the demand for holding money. रिलेशन कैसा है? नेगेटिव. अरे तुम पेजेज में क्यों लिख रहे हो? कॉपी नहीं लाएगा? बना लेना घर जाकर. हाँ चल जो भी. पहले बताओ, क्लियर है भाई? मनी हो गया, कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शन, डिमांड फॉर मनी. और डिमांड फॉर मनी किस पे डिपेंड करता है? यहां तक किसी को कोई डाउट? करण भाई यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़े. अब आता है मेन क्वेश्चन, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसमें ही टाइम लगने वाला है. बेटा हेडिंग डालना लाइन के सेंटर में. बेटा हेडिंग डालना लाइन के सेंटर में. थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी. बेटा लाइन के सेंटर में हेडिंग डालेंगे, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी. याशिका जी, देयर आर मल्टीपल इकोनॉमिस्ट जिन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी है कि डिमांड फॉर मनी क्यों होती है, अपने अपने लॉजिक्स के साथ बताया हुआ है सबने. हाँ ठीक है. तो हम क्या करेंगे, सारी थ्योरीज को पढ़ेंगे. टोटल आपकी 5-6 थ्योरीज है और गारंटीड क्वेश्चन इसी में से आएगा. मतलब ऊपर वाले भी आ सकते हैं लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मेन चैप्टर 1 में ये इंपॉर्टेंट है. बेटा ऑनलाइन वाले बच्चे मीटिंग रिजॉइन करो पहले फटफट. बेटा इसको 3 पार्ट में डिवाइड करो जल्दी से. थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, 3 पार्ट में. जल्दी जल्दी करो यार. नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, थ्योरीज ऑफ डिमांड फॉर मनी. सुनना भाई. बेटा सबसे पहली थ्योरी जो है, सबसे पुरानी थ्योरी, डिमांड फॉर मनी क्यों होता है, उसके लिए सबसे पहली थ्योरी जो आई थी उसका नाम है बेटा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. इसे प्यार से बुक में क्यूटीएम बोला है. क्यूटीएम, क्यूटी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी. ठीक है, पहले हमें ये पढ़ना है. अब इसके बेटा बहुत सारे नाम हैं, प्लीज सारे नाम याद रखना. बेटा इसे और करके क्लासिकल अप्रोच बोलते हैं, इसे और करके फिशर्स वर्जन बोलते हैं. फिशर्स याद है आपको? सुना है फिशर्स? कहाँ सुना था? इंडेक्स नंबर में. कहीं और तो नहीं बोल दिया तुमने कुछ?
लेस्पेयर पास्चे फिशर। बेटा इसे प्यार से ट्रांजैक्शन अप्रोच बोलते हैं। और लास्ट नाम इसका एक और है, इक्विटेशन ऑफ एक्सचेंजेस। ठीक है, मेन जो पेपर में आता है ना वो दो है, वो क्यूटीएम और क्लासिकल अप्रोच मेन जो है, लेकिन पांचों नाम होते हैं बेटा, आप ध्यान से रखना। इंटर सीए, इंटर का आज तक का एक भी पेपर नहीं गया जिसमें इससे क्वेश्चन आया हो, तो फाउंडेशन में भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया पहला, इन्होंने डिमांड फॉर मनी के ऊपर अपनी थ्योरी दी है, अभी हम पढ़ेंगे इसको, पहली अप्रोच सबसे पहले इससे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद बेटा सेकंड अप्रोच जो आती है उसे बोलते हैं द कैम्ब्रिज अप्रोच। द कैम्ब्रिज अप्रोच बेटा, और करके इसको बोलते हैं, जैसे वो क्लासिकल अप्रोच है इसे बोलते हैं नियो क्लासिकल अप्रोच। नियो क्लासिकल अप्रोच। और करके इसमें लिख लेना बेटा कैश बैलेंस अप्रोच। ये सारे ऑल्टरनेटिव नेम है, हाँ पहले बता रहा हूं। कैम्ब्रिज, नियो क्लासिकल या कैश बैलेंस अप्रोच। और लास्ट में जो सबसे हाइब्रिड, सबसे लेटेस्ट अप्रोच है बेटा, थर्ड लिख लो, जो कि है केन्जियन थ्योरी। ये भैया ने नेशनल इनकम में भी बोला था, बहुत कुछ बात है, यहाँ पे भी आ गया केन्जियन थ्योरी। और करके लिख लेना बेटा, इसे बोलते हैं क्या प्यार से, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी। तो बेटा डिमांड फॉर मनी की टोटल कितनी थ्योरी है? अबे 6 बोली थी मैंने, ये तो 3 हो गई। तो सबसे पहले सबसे जो ट्रेडिशनल थ्योरी है वो क्यूटीएम है, उसके बाद थोड़ा अपग्रेड करा टाइम के साथ, तो हम सिर्फ गए कैम्ब्रिज की अप्रोच पे, फिर बहुत ही अपडेट करा तो लास्ट वर्जन किसका आया? केन्जियन। अच्छा, इसके बाद केन्जियन भैया ने जब अपनी थ्योरी दी, तो केन्जियन भैया की थ्योरी के बाद बेटा देयर आर सर्टेन सर्टेन और मोर थ्योरीज, 3 थ्योरीज और आई, 3 अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, वो भी आपके सिलेबस में है, लेकिन वो कम कम है। मेन आपको ये 3 पढ़नी है, वो कम कम है बहुत। तो इसके बाद ना 3 जो आई है उन्हें पता क्या बोलते हैं, इसी के नीचे करना, इन्हें बोलते हैं बेटा पोस्ट केन्जियन थ्योरी। ये बाकी की जितनी बची उसे क्या बोलते हैं? पोस्ट केन्जियन, क्योंकि ये केन्जियन के बाद आई है और उसी केन्जियन में ही थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके आई है। तो इसमें क्या क्या है बेटा, इसमें लिखो फोर्थ आपकी जो थ्योरी है वो है इन्वेंट्री अप्रोच। ये आप सीए इंटर ग्रुप 2 में कॉस्ट में पढ़ोगे, 6 नंबर का न्यूमेरिकल आता है इससे, इन्वेंट्री अप्रोच से। वहां पे EQU बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, एक टॉपिक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इंटर ग्रुप 2 में। अभी थोड़ा सा बताऊंगा। फिफ्थ, टॉबिन्स अप्रोच, और इसका जो मेन नाम है वो है डिमांड फॉर मनी एज बिहेवियर टुवर्ड रिस्क। तो टॉबिन भैया ने पूरा का पूरा मामला दिया था बिहेवियर टुवर्ड रिस्क, रिस्क के केस में मनी का बिहेवियर कैसा होता है ये बताया टॉबिन ने। और लास्ट बेटा पॉइंट नंबर 6 है फ्रेडमेंस रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम। फ्रेडमेंट्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम, देखो नाम से पता लग रहा है, फ्रेडमेंट इकोनॉमिस्ट का नाम है। और इन्होंने क्या करा था, इन्होंने कौन सी मॉडल को बेस किया था? क्यूटीएम। और क्यूटीएम का क्या कर दिया था? रीस्टेटमेंट, मतलब उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस बताए थे इन्होंने, बाकी क्यूटीएम मेन क्यूटीएम ही रखा चेंजेस के साथ। तो बेटा टोटल 6 थ्योरीज पढ़नी है चैप्टर में, चैप्टर खत्म। पहले बताओ इतना समझ आया?
फ्रिडमैन्स रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम। क्लियर है भाई? 6 थ्योरी, पहले क्यूटीएम, फिर कैम्ब्रिज अप्रोच, केन्जियन थ्योरी, उसके बाद 3 है पोस्ट केन्जियन थ्योरी, इन्वेंटरी अप्रोच, टॉबिन की रिस्क बिहेवियर वाली अप्रोच, और फ्रिडमैन की रीस्टेटमेंट ऑफ क्यूटीएम। चलो भाई स्टार्ट करें क्या? चलो बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते बेटा विद आवर फर्स्ट थ्योरी। और ध्यान रखना, फर्स्ट समझ आएगी तो सेकंड, सेकंड आएगी तो थर्ड, तीनों कनेक्टेड है। फोर्थ फिफ्थ सिक्स इंडिपेंडेंट है, उसमें ज्यादा कुछ काम नहीं है, इजी है बहुत। हेडिंग डालो सबसे पहली, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जिसे हम क्यूटीएम बोलते हैं, और जो फेमस नाम है इसका वो है क्लासिकल अप्रोच। बाकी के अप्रोच भी मैंने दे दिए बेटा, बाकी के नाम जो है वो देख लेना आप। अब सुनो ध्यान से, अभी नोट नहीं करना, पहले सुनना है बेटा। एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था फिशर, क्या नाम था? तभी इसको फिशर अप्रोच भी बोला था, नीचे लिख करना नाम। बेटा फिशर ने, फिशर में पहले से क्वेश्चन आता है, फिशर ने ये यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी ये यूनिवर्सिटी, उसमें एक बुक लिखी, द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, और उस बुक में उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया। आई रिपीट, फिशर ने लिखी थी, येल यूनिवर्सिटी में लिखी थी, बुक का नाम क्या था? परचेसिंग पावर ऑफ मनी, और उस बुक में इन्होंने क्यूटीसी के बारे में बताया। और ये अप्रोच इतना सिंपल, इतना हलवी चीज बोलती है, पता क्या बोलती है? इन्होंने बोला डिमांड फॉर मनी होती है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। इनका मानना था डिमांड फॉर मनी होती है ओनली फॉर, ये कहते हैं लोगों को मनी की डिमांड इसलिए है क्योंकि उन्हें इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन करने हैं, खत्म। इस चीज को बताने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी, पीटीएमवी, इक्वेशन दी पीटी इज इक्वल टू एमवी। गारंटी के साथ उस इक्वेशन पे क्वेश्चन बनेगा, सुनो सारे बच्चे, गारंटी के साथ उस इक्वेशन पे क्वेश्चन बनेगा। पी टी इज इक्वल टू एम वी, अब उसमें पी और टी दे देगा, एम दे देगा, क्या करेगा? वी निकालो। एम या वी दे देगा, टी दे देगा, कहेगा पी निकालो। उस इक्वेशन से मजे लेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक बार रिपीट कर रहा हूं, फिशर ने दिया था ये यूनिवर्सिटी में, और ये जो है किस बुक में लिखी थी? परचेसिंग पावर ऑफ मनी। इसमें फिशर का मानना था कि लोगों को डिमांड फॉर मनी होता है ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। और यहाँ पे इन्होंने एक छोटी सी क्वेश्चन दी, पीटी इज इक्वल टू एमवी, ठीक है। उसकी डेरिवेशन ना इन्होंने फाउंडेशन में डाली नहीं है, इंटर में ना उसकी डेरिवेशन भी थी, वो आया कहां से, ठीक है। बट हमारे पास इक्वेशन दे रखी है पीटीएमवी, और इक्वेशन दे रखी है तो न्यूमेरिकल भी होंगे पक्का, ठीक है। चलो अब लिखवाना स्टार्ट करो, बहुत आराम से, बहुत ध्यान से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, जल्दी जल्दी लिखना। दिस थ्योरी वॉज propounded by Irving Fisher of Yale University in his book The Purchasing Power of Money. Point number 2, QTM demonstrates that there is strong relationship between money and price level. QTM demonstrates that there is strong relationship between money and price level. Point number 3, as per Fisher, comma, there is an aggregate demand for money
फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। बेटा फिशर का मानना क्या था कि जो डिमांड फॉर मनी है वो क्यों होती है, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए। किसके लिए होती है बेटा, ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए होती है। पॉइंट नंबर 4, more the number of transactions people wants, comma, more the number of transaction people wants, comma, generates sorry greater will be the demand for money। बेटा ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगे तो डिमांड फॉर मनी भी क्या होगी, ज्यादा। ये बात समझ आती है बेटा। तो देखो कितनी सिंपल बात है। आयरिंग फिशर ने दी थी पहले ये यूनिवर्सिटी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी पे। सेकंड इन्होंने बताया था कि सीधे रिलेशनशिप है मनी का किसके साथ, प्राइस लेवल के साथ। इनका मानना था कि लोग डिमांड फॉर मनी करते हैं ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस। और लास्ट क्या बोला, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज्यादा डिमांड फॉर मनी। वेरी गुड। हाँ जी, हाँ जी। यार यही स्पेलिंग होगी शायद, या तो शायद मैंने गलती लिखी। इरविंग था, आयरिंग था। ओके, शायद हो सकता है मैंने गलत लिखी। एक बार मैं चेक कर लूंगा। वैसे है सेम। आ गया हो भाई। पॉइंट नंबर 5, दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, ये मैंने बता दिया पहले। दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, बेटा क्यूटीएम और क्लासिकल अप्रोच तो ऊपर लिखवा दिया था। और याद है फिशर वर्जन, ट्रांजैक्शन अप्रोच, इक्वेशन करके भी था, इक्विडेशन ऑफ एक्सचेंजेस। और दिस अप्रोच इज ऑल्सो नोन एज, लिख लो बेटा, फिशर्स वर्जन और ट्रांजैक्शन अप्रोच और इक्विटेशन ऑफ एक्सचेंज, कॉमा, और ये क्या बोलता है, स्टेट्स दैट। अब सुन लो इक्वेशन भैया, डेरिवेशन तो नहीं डाली आपके में, बस इक्वेशन डाली हुई है। तो ध्यान से देखना बेटा, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है बेटा पीटी इज इक्वल्स टू एमवी, पीटी इज इक्वल्स टू एमवी। अब यहां पे वेयर, ध्यान से बेटा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, पहले बता रहा हूं। इंटर में भी जब आता था ना 3 नंबर में यही आता रहा, पीटीएमवी दे दिया आपको, इनमें से 3 दे देगा कोई भी, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई घुमा फिरा के नहीं, डायरेक्टली 3 देगा, एक चौथा पूछेगा। पी स्टैंड फॉर एवरेज प्राइस लेवल, पी क्या है बेटा, एवरेज प्राइस लेवल। टी है नंबर और वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, कितनी बार ट्रांजैक्शन हो रहा है, एवरेज प्राइस ले लिया, उसे मल्टीप्लाई करा नंबर या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की टी से। एम स्टैंड फॉर अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, और वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। पीटी इज इक्वल टू एमवी। बेटा इसे वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगाने उतने इंपॉर्टेंट कर लो। एक क्वेश्चन तो मैं आपको अभी बता रहा हूं, यहां से फिक्स है। ठीक है, पीटी इज इक्वल टू एमवी। अब यार एक बात बताओ, ये जो एमवी है मनी सर्कुलेशन कितना है, और वेलोसिटी क्या है, मतलब मनी सर्कुलेशन मतलब टोटल पैसा भी इकोनॉमी में बाहर कितना है।
और वो किस वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, मतलब कंजम्पशन ज्यादा होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा। मेरे पास से पैसा अगर मैं जल्दी जल्दी कंज्यूम कर रहा है हर बंदा, तो मेरे पास पैसा है, जल्दी से कंज्यूम करा तो मेरे से शिफ्ट होके किस पे जाएगा, अनदर पर्सन पे, उससे शिफ्ट होके, तो कंजम्पशन मूवमेंट फास्ट है तो वेलोसिटी ऑफ मनी क्या होगी, फास्ट। अब सुनना, ये जो एमबी है ना, अभी इस इक्वेशन में एमबी सिर्फ फिजिकल मनी के लिए था, किसके लिए मनी के लिए था, अभी हम ये सारे बात फिजिकल मनी के लिए बोल रहे थे। पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा ना, थोड़ा इंटरनेट बैंकिंग, या आपको पता है ना क्रेडिट बैंक, क्रेडिट क्रिएशन करते हैं ना सेंट्रल बैंक, हाँ, तो उसका रोल भी आ गया। तो इसको बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और इसको मॉडिफाई करके क्या बनाया, अब ये जो दूसरी इक्वेशन है ना, क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, हाँ इक्वेशन पूछ सकता है। ये वाली इक्वेशन कब है, ये वाली इक्वेशन लिख लो ब्रैकेट में, ओनली फॉर एक्चुअल या फिजिकल मनी। लेकिन आपको पता ना इकोनॉमी में मनी तो बहुत सारी होती है भाई, एक्चुअल भी होती है और वो क्रेडिट क्रिएट भी होता है जो सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक करता है। तो इसमें लिखना, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इसका, खत्म हो गई थ्योरी। लेटर ऑन फिशर एक्सटेंडेड द इक्वेशन टू इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट्स। मतलब बेटा जो पैसा आप बैंक में रखते हो ना, इस वाली इक्वेशन में वो नहीं कंसिडर करा था, इसमें बस वो पैसा था जो किस फॉर्म में था, फिजिकल कैश की फॉर्म में था। तो बाद में भाई उसने देखा कि यार लोगों ना उस पैसे को भी तो सर्कुलेट करे जो बैंक में, बैंकिंग ट्रांसफर करके, तो बाद में उसने नई इक्वेशन बनाई जिसमें उसने डिमांड डिपॉजिट को भी कंसिडर करा और इसे उसने M1 बोला डैश। फिजिकल मनी को M बोला था, अमाउंट ऑफ मनी को M बोला था, और जो मनी डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक में रखी है उसे क्या बोला, M डैश। और नॉर्मल मनी की वेलोसिटी भी थी, तो इसने डिमांड डिपॉजिट वाली जो वेलोसिटी है एंड देयर वेलोसिटी, बेटा इसको बोल दिया V डैश इन टोटल सप्लाई ऑफ मनी। अब देखो इससे इंपैक्ट क्या पड़ा, अब जो नई इक्वेशन आई उसने बोला PT इज इक्वल्स टू MV, बेटा ये तो था ही पहले भी, और यहां पे प्रश्न ना, ये जो MV है ये किसको बेटा डिनोट करता है, एक्चुअल मनी को। पर इसके साथ साथ लोगों के पास बैंक में पैसा है वो भी तो मूव कर रहा है, तो इसने बोला इसमें M डैश और V डैश भी ले लो। बेटा ये वाला पैसा कौन सा है, ये है क्रेडिट मनी वाला, कौन सा वाला, जो कमर्शियल बैंक के पास रखा होता है। और ये आपकी नई इक्वेशन बन गई, पेपर में ऊपर वाली से क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल। हाँ अगर वो इक्वेशन बोल दे कहे भैया फिशर ने QTM थ्योरी में कौन सी वो दी थी, तो नॉर्मल वाली है। अगर बोले विद क्रेडिट मनी बताओ या विद डिमांड डिपॉजिट बताओ, तो नीचे वाली। और यहाँ पे साइड में लिख लो हेयर M डैश क्या है, टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। वहां पे देख रहे हो M क्या था, टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी, नॉर्मल मनी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी, और V डैश वहां पे नॉर्मल वेलोसिटी था, यहाँ पे है वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी, वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट क्रिएशन मनी। पहले बताइए बेटा किसी बच्चे को कोई डाउट, एक बार रिपीट करें QTM फटाफट से। QTM क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी या क्लासिकल थ्योरी, इसमें पहली बात आयरन फिशर ने दी थी, येल यूनिवर्सिटी में, बुक का नाम था द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। पॉइंट नंबर 2, इसमें इन्होंने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बताया था किसके बीच में, मनी और प्राइस के बीच में। इन्होंने बोला था कि मेन जो डिमांड फॉर मनी होती है इज फॉर ओनली ट्रांजैक्शन पर्पस। पॉइंट नंबर 4, जितने ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होंगे उतना ज्यादा डिमांड फॉर मनी होगा एंड वाइस वर्सा। पॉइंट नंबर 5, इन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट को एक इक्वेशन में डाला विच इज PT इज इक्वल टू MV, PT इज इक्वल टू, यहाँ पे P प्राइस, T जो है वो है नंबर या वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, M इज द अमाउंट ऑफ मनी और V इज द वेलोसिटी। बाद में उन्हें समझ आया कि भाई नॉर्मल फिजिकल मनी के साथ साथ जो मनी है वो बैंक की फॉर्म में भी होती है,
तो इस इक्वेशन में एम डैश और वी डैश को बाद में ऐड करा। एम डैश क्या है, अमाउंट ऑफ मनी जो क्रेडिट वाली है, और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मनी कौन सी वाली, क्रेडिट वाली। कर लो भाई नोट, जल्दी से नोट कर लो, फटफट नोट करो भाई। बेटा एग्जाम्पल लिखो, जल्दी से एग्जाम्पल लिखो। जल्दी से एग्जाम्पल लिखो यार, बातें नहीं बातें नहीं। बेटा वेलोसिटी दे रखी है 20, एवरेज प्राइस दे रखा है 106.5, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन जो है 1010 बिलियंस में वैल्यू, ठीक है। अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन 110 बिलियन, एवरेज प्राइस 106.5, वेलोसिटी 20। कह रहा है कैलकुलेट नंबर है, इंटर का 3 नंबर का एग्जाम पेपर में क्वेश्चन है। सर आज की क्लास में रिकॉर्ड अपलोड कर दीजिएगा यूट्यूब पर। हाँ जी बेटा हो जाएगी। कैलकुलेट, बेटा सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एम यानी अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, और इसके बाद बी लिखो, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन मनी सप्लाई इफ वेलोसिटी इज 32। करो बेटा जल्दी। 585.75, बी मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। हाँ डिक्रीज तो हो जाएगी, कितना वो तो बताओ। आया आंसर आया, देखो पहले यहाँ पे वी दे रखा है 20, पी दे रखा है 106.5, अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या होगा 110 बिलियन, और आपको कैलकुलेट क्या करना है। तो बेटा मैं बोल दूं एम इज इक्वल टू पी टी डिवाइडेड बाई वी, पी टी इज इक्वल टू एम वी था ना, तो उधर ले आए।
तो यानी कि कितना होगा 106.5 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 20, यह कितना 587 पॉइंट, ठीक है। ये पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में कह रहा है भैया एम यानी मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा अगर हमने वेलोसिटी को 20 से कितना कर दिया। तो बेटा बाकी सब सेम है, बस वी कितना हो गया 32, 106.5, टी क्या आ गया, ये तो सेम है, बाकी सब तो सेम है। अब अगेन दोबारा निकालो एम इज इक्वल टू, लेकिन क्या होगा 106.5 इंटू 110 डिवाइडेड बाय कितना आएगा पॉइंट, हाँ डिक्रीज देख लेना, वो क्या बोला है देख लेना ऑप्शन में, समझ आया बेटा, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए, बस इसको ध्यान रख। आ जाओ भाई, पहला अप्रोच डन। अब सेकंड कौन सा बेटा, सेकंड अप्रोच इज व्हाट, कैम्ब्रिज अप्रोच। बस इन तीन में टाइम लगेगा तो जो लग रहा है थोड़ा, बाकी तीन तो भाई आधा आधा पेज के भी नहीं है, 5 5 6 6 लाइन में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। सेकंड आ जाओ भाई, पॉइंट नंबर 2 डालो, कैम्ब्रिज अप्रोच, नियो क्लासिकल अप्रोच या कैश बैलेंस अप्रोच। सेकंड, द कैम्ब्रिज अप्रोच और नियो क्लासिकल अप्रोच और कैश बैलेंस अप्रोच। अब सुनो ध्यान से, ध्यान से बेटा, एक सेकंड फोकस यहां। फिशर के वर्जन में क्योंकि में फिशर का मानना था कि डिमांड फॉर मनी सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए होता है, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन पर्पस में। कैम्ब्रिज अप्रोच में जो बंदा है उसने क्या बोला, देखो उसने कहा यार फिशर जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, हम गलत नहीं बोल रहे, लेकिन इसने बोला कि डिमांड फॉर मनी पब्लिक करती है फॉर टू पर्पस, फॉर, पहला आपको ऑलरेडी पता है कौन सा पर्पस, ट्रांजैक्शन, गुड्स एंड सर्विस को खरीदने बेचने के लिए। दूसरा पर्पस इसने बताया दैट इज स्पेक्यूलेटिव पर्पस, सॉरी प्रिकॉशनरी पर्पस। सेकंड पर्पस क्या बताया, प्रिकॉशनरी। बेटा प्रिकॉशनरी मतलब क्या, जैसे आपके पेरेंट्स जो मेजोरिटी, वैसे इसका थोड़ा प्रैक्टिकल है, जो ज्यादातर जनता पहले करती थी वो यही करती थी, आपके पेरेंट्स के पास दो फंड्स अवेलेबल होंगे, मेजोरिटी यही होता है। एक वो अकाउंट होगा जिसमें वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए पैसे रखती है, जैसे मेरे पास, मैं अपना बता रहा हूं, मेरे पास दो अकाउंट है। एक जो अकाउंट है कैनरा बैंक वाला, उस अकाउंट में सिर्फ ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए काम होता है, मतलब कोई से भी इनकम आई तो एक एक्सपेंस जितना प्रोपोर्शन में पहले उसमें ट्रांसफर कर देता हूँ फॉर माई एक्सपेंसेस, और जो भी बिल्स पे होंगे, जितना भी पे होगा, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो भी, वो उससे जा रहा है, तो वो ट्रांजेक्शन पर्पस है बेटा। लेकिन फ्यूचर में, फ्यूचर इज वेरी अनसर्टेन भाई, फ्यूचर में कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई कुछ आ गया, क्या उसके लिए प्रिकॉशनरी मनी मुझे नहीं रखना भैया, एक सेविंग रख दीजिए आइडियली। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि आपके एक्सपेंस का 6 टाइम्स रखना चाहिए, ये आइडियल होता है कि 6 महीने का। अब जो भी कितना भी रखो, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा, बट द पॉइंट इज आपको ट्रांजेक्शन के साथ साथ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट के लिए भी तो मनी रखनी है, और उसे बोला प्रिकॉशनरी मनी। क्या बोला, तो यहाँ पे कैम्ब्रिज भैया का मानना है कि डिमांड फॉर मनी इज फॉर टू पर्पसेस, पहला ट्रांजैक्शन पर्पस और दूसरा प्रिकॉशनरी। ट्रांजैक्शन पर्पस डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए, और प्रिकॉशनरी होता है फॉर फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई, कोविड जैसी चीज आ गई, तो उस टाइम पे आपका प्रिकॉशनरी मनी तो आपको बचा रहा था ना, ये चीज है। चलिए तो आते हैं बेटा, छोटा सा अप्रोच है, जल्दी से देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे याद रखना, डिमांड फॉर मनी जो होता है इज इक्वल्स टू, बेटा दो कर देना, एक होता है ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस
दूसरा होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव प्लस प्रिकॉशनरी मोटिव। अब इसी चीज को देखो अच्छे से कैसे बोला इन्होंने, पॉइंट नंबर 2 लिखो। दिस वर्जन holds that money increase utility in the following two ways। दो पर्पस के लिए। पहला लिखो enabling the possibility of split up of सेल एंड परचेज ट्रांजेक्शन। बेटा किस कौन से मोटिव की बात कर रहा है इसमें, कौन सा मोटिव है, ट्रांजेक्शन। ये लिखने का तरीका है बस। enabling the possibility of split up of sale and purchase transaction to two different point of time। ये कुछ नहीं है, ये ट्रांजैक्शन मोटिव को दे रहा है, सेल एंड परचेज ट्रांजैक्शन के लिए पहला। और दूसरा काम आपको याद है किसके लिए होता है, प्रिकॉशन, मतलब फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स के लिए। तो बीइंग अ हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। बेटा हेज का मतलब होता है रिस्क कवर करना। हेज मतलब होता है, लिख लो आप, बीइंग अ हेज मतलब होता है कि आप रिस्क को पहले से ही कवर करके चल रहे हो, मतलब एक सेफ गार्ड लेके चल रहे हो आप। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, प्रिकॉशन पर्पस के लिए। अब इसने बोला जब सब अपनी फंक्शन दे रहे हैं, सब अपनी इक्वेशन दे रहे हैं, याद है आपको एमबीपीटी वाला करके, तो भैया मैं भी अपनी एक इक्वेशन दूंगा। अब इसकी कैम्ब्रिज की इक्वेशन सुनो आप क्या थी। पॉइंट नंबर 3, द कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज। बेटा आपको पेपर में डायरेक्टली इक्वेशन भी आ सकती है और बोलेगा किसने दी थी बताओ। कोई नहीं चलो चलने दो। बेटा कैम्ब्रिज मनी डिमांड फंक्शन इज क्या, बेटा फंक्शन था, ध्यान से सुन लो, एमडी। बेटा डिस्कस ही कर लो, पेपर ही एक्सचेंज कर लो ना, इतनी मेहनत भी क्यों कर लो, पेपर ही एक्सचेंज कर लो, कोई बात नहीं। एमडी विच इज डिमांड फॉर मनी, बेटा इज इक्वल्स टू के टाइम्स पी वाई। याद रखना वहां पे पीटी एमवी, पीटी इज इक्वल्स टू एमवी। कैम्ब्रिज में एमडी इज नॉट डिमांड फॉर मनी, और डिमांड फॉर मनी क्या, कितनी डिमांड फॉर मनी होगी, कह रहा है के टाइम्स होगी पी वाई की। अब ये क्या है, अब यहाँ पे एक एक चीज समझना, अभी समझाता हूं क्या ये। बेटा एमडी तो क्लियर है, एमडी इज व्हाट, डिमांड फॉर मनी। तो कह रहे डिमांड फॉर मनी कितना होगा, तो इसने बताया, मैं बताता हूं कितना होगा। इसने बोला भाई पी ले लो, पी क्या है आपको पता है ऑलरेडी, पी क्या है बेटा, पी क्या था, एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंट गुड्स एंड सर्विस। अब एक चीज होने वाली है, थोड़ा सा आपको पुरानी बातें याद होगी तो समझ आएगी। पी क्या है, एवरेज प्राइस लेवल ऑफ करंट गुड्स एंड सर्विस। वाई जो है ना बेटा, वाई क्या होती है, इनकम। यहां पे लिख लो रियल नेशनल इनकम। याद है आपको जीडीपी दो टाइप की होती थी, एक नॉमिनल और एक रियल। रियल होती थी जो कैलकुलेट होती थी बेस ईयर प्राइसेस पे, नॉमिनल कैलकुलेट होती थी करंट ईयर। अगर याद नहीं है फिर तुम सर खो जाते रहोगे। अब इसको एमडी इज डिमांड फॉर मनी, पी है एवरेज प्राइस जो अभी करंट गुड्स एंड सर्विस का है, वाई जो है वो इनकम है, और इनकम कौन सी वाली, रियल वाली। और यहाँ पे
अलग से बता रहा हूँ के क्या बेटा, यहाँ पे के को ना कैम्ब्रिज के बोलते हैं, कैम्ब्रिज के। आपको कहते के मल्टीप्लायर होता था, है ना, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लायर ही है, लेकिन हम इसे ना कैम्ब्रिज मल्टीप्लायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्ब्रिज के या कैम्ब्रिज मल्टीप्लायर। सर ये क्या होता है बेटा? ये बताता है proportion of national income that people wants to hold as cash balance। बस इतना लिख के रुक जाना भी, अब ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको। बेटा कैम्ब्रिज की इक्वेशन है एम डी इज इक्वल टू के टाइम्स पी वाई। अब सुनना हो क्या रहा है यार, एक बात बताओ याशिका, बेटा ये जो पी है, पी है करंट लेवल का प्राइस। पी क्या है? एवरेज प्राइस ऑफ करंट गुड्स एंड सर्विस, मतलब आज जो प्राइस चल रहा है पी वो है। और बेटा ये जो वाई है, ये है रियल वाली नेशनल इनकम। ये क्या है? रियल वाली। लेकिन बेटा अगर मैं इनकम को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, करंट प्राइस से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है? ये जो पीवाई है ये बन जाएगा नॉमिनल नेशनल इनकम। यस और नो? बेटा मैंने आपको याद है बता पूरा अच्छे से एग्जांपल में दिया था कि आप करंट प्राइस से करते हो तो नॉमिनल आती है, बेस प्राइस से करते हो तो रियल आती है। अभी ये जो इनकम है ये रियल में है, लेकिन जब मैं इस इनकम को करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये नॉमिनल में कन्वर्ट हो गई, मतलब आज की इनकम आज के प्राइसेस के अकॉर्डिंगली। और के जो है ना, ये कैम्ब्रिज ने एक अज्यूम लेटर लिया हुआ है जो के ये बताता है कि कितना प्रपोर्शन ऑफ आज की नेशनल इनकम का पीपल वांट्स टू होल्ड एज। ये एक मल्टीप्लायर है। अभी इकोनॉमी में डिफर करेगा, मतलब मान लो अगर ये 80% है, इसका मतलब आपकी इकोनॉमी में जो आज की करंट नॉमिनल नेशनल इनकम है उसका 80% लोग क्या करते हैं? कैश में होल्ड करते हैं, चाहे वो ट्रांजेक्शन के लिए होगा चाहे वो प्रिकॉशन ले। और 20% क्या कर देते हैं? सेव कर देते हैं, हटा देते हैं। कैश जो होल्ड होगा उसे के से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पंगे नहीं लेने के कितना होगा क्या होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा पूरा। भैया बोलेगा के इतना है, के टाइम्स इतना है, कैम्ब्रिज का के ये रहा, एवरेज प्राइस करंट ये रहा, रियल वाला नेशनल इनकम ये रहा। भैया डिमांड फॉर मनी निकालो तो क्या करोगे? सबसे पहले एवरेज प्राइस करंट वाला लोगे, उसे रियल वाली इनकम से मल्टीप्लाई करोगे नॉमिनल इनकम, उसमें के टाइम्स लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? डिमांड फॉर मनी। दैट्स इट। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? ये बेटा सेकंड अप्रोच भी आपकी खत्म होती है, ये बेटा सेकंड अप्रोच भी आपकी खत्म होती है। सबसे पहले हमने कौन सी अप्रोच करी थी? क्यूटीएम क्लासिकल अप्रोच, फिशर ट्रांजैक्शन इक्वेशन, जो भी बोलो। सेकंड कौन सी कराई मैंने आपको? कैम्ब्रिज न्यू क्लासिकल या फिर कैश बैलेंस अप्रोच। तो यहाँ पे क्यूटीएम और इसमें मेन डिफरेंस बताया, क्यूटीएम में ओनली फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस, यहाँ पे ओनली फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशनरी। वहां पे इक्वेशन थी पीटी इज इक्वल टू एमबी और बाद में पीटी इज इक्वल टू एमबी प्लस एम डैश बी डैश। और यहाँ पे एमडी यानी डिमांड फॉर मनी इज के टाइम्स पीवाई, के टाइम्स पीवाई। बस ये आपका दो अप्रोचेस खत्म होता है। अगली क्लास में बेटा मैं ये सारी अप्रोचेस थर्ड और 4 5 6 ये लाइन से कराएंगे। अगली क्लास में ये खत्म, फिर सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर। कल इलेक्शन है ना भाई, कल वैसे क्लास हो सकती है ऑनलाइन, करे बताओ? क्योंकि कल इलेक्शन है, तुम तो वोट दोगे नहीं, तुम देते हो वोट? वोट में डालेगा? अच्छा, नहीं 400 तो मुश्किल हो जाए। हाँ जैसे ईवीएम मशीन खरीदी हुई है तब तो 400 बन जाएंगे। अरे एक जगह इलेक्शन में क्या हो गया था, एक जगह इलेक्शन में वो एक वीडियो आ रही थी, उसमें उन्होंने मतलब वोट पे लगाया था, शायद किसी हाथी वाथी को लिया था और वो वोट एक ही पार्टी को जाता। फिर उस बंदे ने डेढ़ 2 घंटे तक ना बटन दबा के रखा, उन्हें छोड़ा ही नहीं। न्यूज में आ रहा था भाई, मतलब जो यूट्यूब वाली न्यूज होती ना, पूरा दिखा रहे उन्हें दबा के रखा, उन्हें छोड़ा ही नहीं बटन। फिर उस सारे ऑफिसर्स को बुलाया, फिर दिखाया कि मैंने बटन यहाँ दबाया, लाइट वहां जल रही है। बड़ा कलेश हुआ था, बड़ा मजा आया, सही लगा मतलब।